आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर गौर करने वाले हैं। जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट में हजारों करोड़ की संपत्ति देखते हैं, उनकी बिल्डिंग्स, उनकी मशीनरी, उनके प्लांट्स, तो उस नंबर का असली मतलब क्या होता है? सही सवाल है। कंपनियां अपनी सबसे कीमती चीजों की कीमत तय कैसे करती हैं? और सबसे जरूरी, क्या हम उन नंबरों पर भरोसा कर सकते हैं? और यही सवाल हमें आज के विषय पर लाता है। फिक्स्ड एसेट्स, जिन्हें तकनीकी भाषा में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट या पीपीई कहते हैं। बिल्कुल। और इस कीमत को तय करने के जो नियम हैं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास कुछ स्टडी नोट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए हैं, और हमारा मिशन है इन नियमों के पीछे के क्यों को समझना। बिल्कुल। हम AS 10 के पुराने दौर से इंड AS 16 के नए ग्लोबल दौर तक का सफर तय करेंगे और देखेंगे कि ये बदलाव क्यों और कैसे हुए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दो स्टैंडर्ड्स AS 10 और इंड AS 16 दो अलग-अलग दुनिया की तरह हैं। अच्छा। AS 10 पुराने इंडियन गैप का हिस्सा था, जो भारत के अपने नियम थे। ये एक फाउंडेशनल स्टैंडर्ड था। और इंड AS 16? ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से नया नजरिया है। इंड AS 16 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी IFRS के साथ मेल खाता है। राइट। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां आज IFRS इस्तेमाल करती हैं, तो भारत को भी उनके बराबर आना था। ये ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा डिटेल्ड है। अच्छा। और इसने न सिर्फ पुराने AS 10 को रिप्लेस किया, बल्कि डेप्रीसिएशन से जुड़े एक और पुराना स्टैंडर्ड AS 6 को भी अपने अंदर समा लिया। तो मतलब एग्जाम के लिहाज से इंड AS 16 अब द ओनली रूल बुक है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब नियम ज्यादा ग्लोबल हो गए हैं, लेकिन क्या ये नियम हर तरह की संपत्ति पर लागू होते हैं, या इसमें कुछ लूप होल्स, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? एक्सेप्शंस हैं, और उनके पीछे एक मजबूत लॉजिक है। इन AS 16 कुछ चीजों पर लागू नहीं होता। जैसे? पहला, वो पीपी जिन्हें बेचने के लिए रखा गया हो। सोचिए, अगर आपने एक मशीन बेचने के लिए अलग रख दी है, तो अब वो आपकी प्रोडक्शन में मदद नहीं कर रही। हाँ, उसका मकसद बदल गया है। बिल्कुल। इसलिए उस पर इन AS 105 के नियम लगते हैं। और दूसरा एक्सेप्शन? दूसरा है बायोलॉजिकल एसेट्स, यानी खेती-बाड़ी से जुड़ी चीजें। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसका कारण भी बहुत दिलचस्प है। एक मशीन की कीमत इस्तेमाल से घटती है, लेकिन एक जानवर या फसल तो बढ़ती है। उसकी कीमत बाजार के हिसाब से रोज बदल सकती है। सही बात है। उनका स्वभाव इतना अलग है कि उनके लिए एक अलग ही स्टैंडर्ड इन AS 41 बनाया गया है। ये तो बहुत लॉजिकल बात है, लेकिन नोट्स में इन बायोलॉजिकल एसेट्स में भी एक खास एक्सेप्शन का जिक्र है, बेयरर प्लांट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो वाकई दिलचस्प है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक चाय के बागान को अकाउंटिंग में अलग तरह से देखा जाता होगा। बिल्कुल। बेरा प्लांट एक शानदार कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा पौधा है जो 1 से ज्यादा साल तक पैदावार देता है। अच्छा। और जिसे खुद बेचने का इरादा नहीं होता, सिवाय आखिर में कबाड़ के तौर पर। इसे थोड़ा और आसान कर सकते हैं? हाँ, इसे ऐसे समझिए, एक आम का पेड़ सालों साल आम देगा, तो पेड़ खुद एक फैक्ट्री की तरह है, यानी PPE। ओके। और उस पर लगने वाले आम प्रोडक्ट्स हैं, यानी इन्वेंट्री। तो पेड़ पर इंड AS 16 लगेगा और आम पर इन्वेंट्री के रूल्स। वाह, मतलब चाय का बागान एक मशीन की तरह है और उसकी पत्तियां उस मशीन से निकला हुआ माल। ये तो अकाउंटिंग का एक बिल्कुल नया पहलू है। बिल्कुल। तो हमने समझ लिया कि ये नियम कहाँ लागू होते हैं और कहाँ नहीं। अब जरा इन नियमों की भाषा को समझते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो बार बार आते हैं। शुरुआत कॉस्ट से करते हैं। इसका क्या मतलब है? कॉस्ट का मतलब सिर्फ वो कीमत नहीं है जो आपने चुकाई। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप अपने रेस्टोरेंट के लिए एक नया पिज्जा ओवन खरीद रहे हैं। ठीक है। सिर्फ ओवन का प्राइस टैग ही कॉस्ट नहीं है। उसे दुकान से रेस्टोरेंट तक लाने का डिलीवरी चार्ज, राइट, उसे इंस्टॉल करने वाले मैकेनिक की फीस, और उस पे लगा वो टैक्स जिसे आप सरकार से वापस क्लेम नहीं कर सकते, ये सब उस ओवन की कॉस्ट का हिस्सा है। तो मतलब एसेट को रेडी टू यूज बनाने तक का हर जरूरी खर्चा उसकी कॉस्ट में जुड़ता है। एग्जैक्टली। क्योंकि इन सब खर्चों के बिना वो ओवन इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं होगा। समझ गया। ठीक है, अगला टर्म है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट यानी वो कीमत
जिस पे एसेट आपकी किताबों यानी बैलेंस शीट में आज दिख रहा है। ओके। मान लीजिए आपने वो पिज्जा ओवन 1 लाख रुपए में खरीदा, जिसमें सब खर्चे शामिल हैं। ये उसकी कॉस्ट है। 1 साल इस्तेमाल के बाद उसकी कुछ कीमत घिल गई, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपए। तो अब साल के अंत में उसकी कैरिंग अमाउंट होगी 90,000 रुपए। तो ये उसकी बुक वैल्यू है। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है डिप्रिशिएबल अमाउंट। ये क्या? ये वो कुल रकम है जिसे एसेट की लाइफ में धीरे धीरे P&L में खर्चे की तरह दिखाया जाएगा। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। और रेसिडुअल वैल्यू? रेसिडुअल वैल्यू मतलब वो कबाड़ की कीमत जो आपको लगता है कि एसेट की लाइफ खत्म होने पर उसे बेचने से मिल जाएगी। अच्छा। तो अगर 1 लाख का ओवन 10 साल बाद 5,000 रुपए में बिक सकता है, तो उसकी रेसिडुअल वैल्यू हुई 5,000 और डिप्रिशिएबल अमाउंट हुआ 1 लाख माइनस 5,000 इक्वल टू 95,000 रुपए। और इसी 95,000 को आप 10 सालों में डिप्रिशिएट करेंगे। करेक्ट। समझ गया। तो अब तक हमने टर्म समझ लिए, पर सबसे पहला और बड़ा सवाल, किसी भी खर्चे को हम एसेट माने ही क्यों? मैं ऑफिस के लिए पेन खरीदूं, वो भी एक खर्चा है, और एक मशीन खरीदूं, वो भी एक खर्चा है। दोनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर रिकग्निशन क्राइटेरिया आता है। अच्छा। किसी भी खर्चे को एसेट मानने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं, दोनों एक साथ। क्या है वो शर्तें? पहली शर्त, फ्यूचर में उस आइटम से कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी हो। मतलब ये लगभग तय हो कि उससे कंपनी को कमाई होगी। और दूसरी शर्त, उसकी कॉस्ट को भरोसेमंद तरीके से मापा जा सके। तो मतलब पेन से फ्यूचर बेनिफिट पक्का नहीं है और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, इसलिए वो सीधा खर्चा बन जाता है। हाँ। लेकिन मशीन सालों तक प्रोडक्शन देगी, इसलिए वो एसेट है। बिल्कुल सही। अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती तो उस खर्चे को एसेट बनाने की बजाय सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाता है। राइट। अब एक बार हमने किसी चीज को एसेट मान लिया तो उसकी कीमत किताबों में कैसे दिखाएंगे? यहाँ IND AS 16 हमें 2 रास्ते देता है। कौन से 2 रास्ते? कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। और ये कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होता है ना? हाँ, ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस है। कॉस्ट मॉडल सीधा और सरल है। आपने एसेट को उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया और हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन घटाते गए। ज्यादातर कंपनियां यही इस्तेमाल करती हैं क्योंकि ये आसान है। और दूसरा रीवैल्यूएशन मॉडल, ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। यह एक शक्तिशाली लेकिन विवादास्पद टूल है। इसमें कंपनी अपने एसेट को समय समय पर उसकी फेयर वैल्यू यानी आज की बाजार कीमत पर रीवैल्यू करती है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? सोचिए कंपनी जिसके पास मुंबई के प्राइम लोकेशन में 30 साल पुरानी जमीन है, जिसकी कीमत अब 100 गुना हो चुकी है। ओके। कॉस्ट मॉडल में वो आज भी 30 साल पुरानी कीमत पर ही दिखेगी, लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल से वो कंपनी बिना कुछ बेचे सिर्फ रीवैल्यूएशन करके अपनी बैलेंस शीट को अरबों से मजबूत दिखा सकती है। 1 मिनट रुकिए। अगर कोई कंपनी सिर्फ अपनी संपत्ति का रीवैल्यूएशन करके अपनी बैलेंस शीट को मजबूत दिखा सकती है, तो ये थोड़ा ज्यादा आसान नहीं लगता? क्या कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता निवेशकों को गुमराह करने के लिए? बिल्कुल कर सकता है, और यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए इसके नियम बहुत सख्त हैं। जैसे? पहली बात, रीवैल्यूएशन किसी क्वालिफाइड वैल्यूअर से ही करवाना होता है। दूसरी बात, रीवैल्यूएशन इतनी रेगुलरिटी से होना चाहिए कि एसेट की कैरिंग अमाउंट उसकी फेयर वैल्यू से बहुत ज्यादा अलग न दिखे। और सबसे जरूरी नियम, अगर आप एक एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो आपको उस पूरी क्लास के सभी एसेट्स को रीवैल्यू करना होगा। तो मतलब आप ये नहीं कर सकते कि जिस जमीन की कीमत बढ़ी है उसे रीवैल्यू कर दें और जिसकी घटी है उसे कॉस्ट मॉडल पे ही रहने दें? बिल्कुल नहीं। अगर आपने अपनी एक ऑफिस बिल्डिंग को रीवैल्यू किया तो आपको अपनी सारी ऑफिस बिल्डिंग्स को रीवैल्यू करना होगा। इसी चेरी पिकिंग रोकने के लिए बनाया गया है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत जरूरी नियम है। अब मान लीजिए कंपनी ने रीवैल्यूएशन किया, कीमत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इस फायदे या नुकसान का क्या होता है? क्या ये सीधा कंपनी के मुनाफे में जुड़ जाता? नहीं, और यहीं पर अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम या OCI का कॉन्सेप्ट आता है, जो IND AS की एक खासियत है। OCI? हाँ, अगर रीवैल्यूएशन से एसेट की कीमत बढ़ती है तो उस फायदे को P&L में नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक एसेट बेचा नहीं है। ये सिर्फ एक कागजी मुनाफा है, एक अनरियलाइज्ड गेन है। अच्छा। इसलिए इसे OCI में क्रेडिट किया जाता है और बैलेंस शीट में इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस
नाम के एक रिजर्व में जमा कर दिया जाता है। और अगर कीमत घट जाए तो? अगर कीमत घटती है यानी लॉस होता है तो स्टैंडर्ड कहता है कि इसे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस यानी P&L में खर्चे की तरह दिखाओ। अच्छा। लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर उस एसेट के लिए पहले से कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है तो लॉस पहले उस सरप्लस से एडजस्ट होगा। और अगर लॉस सरप्लस से ज्यादा है तो बचा हुआ हिस्सा P&L में जाएगा। तो गेन पहले OCI में और लॉस पहले P&L में। इसका लॉजिक ये है कि मुनाफे को लेकर कंजर्वेटिव रहो पर नुकसान को तुरंत पहचानो। एग्जैक्टली ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है। OCI उन आइटम्स के लिए हैं जो कंपनी की नेटवर्थ को बदलते तो हैं लेकिन उन्हें सीधे P&L में डालकर उस साल के प्रॉफिट को वॉलेटाइल नहीं बनाना चाहते। ये रिवैल्यूएशन वाला हिस्सा तो सच में बहुत गहरा है। चलिए अब वापस डिप्रिसिएशन पर आते हैं। ठीक है। नोट्स में कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग का जिक्र है, ये क्या चीज है? ये भी IND AS 16 का एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है। इसका मतलब है कि अगर किसी एक एसेट के कुछ हिस्से बहुत महंगे हैं और उनकी यूजफुल लाइफ बाकी एसेट से अलग है तो उन हिस्सों को अलग अलग एसेट मानकर डिप्रिशिएट करो। इसका क्लासिक उदाहरण है हवाई जहाज। कैसे? मान लीजिए एक हवाई जहाज की पूरी बॉडी 25-30 साल चल सकती है लेकिन उसके इंजन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और उन्हें हर 8-10 साल में बदलना पड़ता है। राइट। जहाज की बॉडी को 30 साल पर डिप्रिशिएट करो और उसके महंगे इंजन को 10 साल पर। मतलब ये नियम एयरलाइन या शिपिंग जैसी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ बिल्कुल। जहां एक ही एसेट के कुछ हिस्से बहुत महंगे होते हैं और उनकी उम्र भी अलग अलग होती है। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज्यादा सच्ची तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। अब डिप्रिसिएशन से जुड़ी एक और जरूरी बात, ये शुरू कब होता है? जब एसेट इस्तेमाल होना शुरू हो या उससे पहले? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जब इस्तेमाल शुरू हो। हाँ। लेकिन नियम कहता है कि डिप्रिसिएशन तब शुरू होता है जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो। अवेलेबल फॉर यूज मतलब जब वो उस लोकेशन और कंडीशन में पहुंच जाए जहां मैनेजमेंट उसे इस्तेमाल करना चाहता है। भले ही प्रोडक्शन 1 महीने बाद शुरू हो, डिप्रिसिएशन आज से ही शुरू हो जाएगा। अच्छा। और अगर मशीन फैक्ट्री में आइडल भी पड़ी है तब भी डिप्रिसिएशन नहीं रुकता है। ये रुकता कब है? ये तब रुकता है जब आप उसे बेचने के लिए क्लासिफाई कर दें IND AS 105 के तहत, या जब आप उसे अपनी किताबों से पूरी तरह हटा दें। जमीन और बिल्डिंग का भी एक खास नियम है ना? हाँ, जमीन यानी लैंड की यूजफुल लाइफ असीमित मानी जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो उसे डिप्रिशिएट नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। जबकि बिल्डिंग की लाइफ सीमित होती है, इसलिए उसे डिप्रिशिएट किया जाता है। तो अगर आप जमीन और बिल्डिंग साथ में खरीदते हैं तो आपको दोनों की कीमत को अलग अलग दिखाना होता है? हाँ, ये जरूरी है। तो हमने संपत्ति को खरीदना, उसकी कीमत तय करना और उसे हर साल डिप्रिशिएट करना समझ लिया। लेकिन हर चीज का एक अंत होता है। तो अकाउंटिंग की दुनिया में किसी एसेट की कहानी कब और कैसे खत्म होती है? इस कहानी के अंत को डी-रिकग्निशन कहते हैं। मतलब एसेट को किताबों से हटा देना। ओके। ये 2 मुख्य वजहों से होता है। पहली, जब आप एसेट को बेच देते हैं। दूसरी, जब उससे भविष्य में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है। जैसे मशीन पूरी तरह खराब हो गई। हाँ, और अब कबाड़ बन चुकी है। और जब एसेट बिकता है तो उस पर होने वाले फायदे या नुकसान का क्या होता है? उसे सीधा P&L स्टेटमेंट पे दिखाया जाता है। इसका कैलकुलेशन सरल है। आपको बेचने से कितने पैसे मिले, यानी नेट सेल प्रोसीड्स, माइनस उस दिन एसेट की किताबों में कीमत क्या थी, यानी कैरिंग अमाउंट। और जो भी अंतर है वो या तो आपका फायदा है या नुकसान। करेक्ट। तो पूरी कहानी रिकग्निशन से शुरू होकर डी रिकग्निशन पर खत्म होती है। अंत में क्या कंपनियों को ये सारी जानकारी आम जनता या निवेशकों को बतानी पड़ती है? डिस्क्लोजर्स के क्या नियम हैं? डिस्क्लोजर्स बहुत जरूरी हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में कंपनियों को हर क्लास ऑफ PPE के लिए बहुत कुछ बताना पड़ता है। क्या क्या? जैसे उन्होंने कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल किया है या रीवैल्यूएशन मॉडल, डिप्रिसिएशन का कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, एसेट्स की यूजफुल लाइफ क्या मानी है। अच्छा। और सबसे जरूरी एक पूरी टेबल बनानी पड़ती है जिसे रिकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें साल की शुरुआत में एसेट की कीमत क्या थी, इस साल नए कितने खरीदे, कितने बेचे, रीवैल्यूएशन से कीमत कितनी बढ़ी या घटी, डिप्रिसिएशन कितना लगा। हाँ, और साल के अंत में कीमत क्या है, ये पूरी कहानी नंबरों में बतानी होती है। तो इसे कोई भी देख सकता है कि एसेट की वैल्यू में बदलाव क्यों और कैसे आया। बिल्कुल, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो संक्षेप में कहें तो IND AS 16 सिर्फ नियम नहीं बताता,
बल्कि पूरी पारदर्शिता की मांग करता है। हाँ, रिकॉग्निशन से लेकर डी रिकॉग्निशन तक और उसके बाद डिस्क्लोजर्स तक हर कदम का एक तर्क है और हर जानकारी को स्पष्ट रूप से बताने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और रीवैल्यूएशन मॉडल और OCI जैसे कॉन्सेप्ट्स ये दिखाते हैं कि अकाउंटिंग अब सिर्फ डेबिट क्रेडिट का खेल नहीं है। ये बिजनेस की आर्थिक सेहत की एक सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर पेश करने की कोशिश है। और एक कंपनी कॉस्ट मॉडल चुनती है या रीवैल्यूएशन मॉडल, इस एक फैसले से उसकी बैलेंस शीट जमीन आसमान का फर्क दिखा सकती है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। बताइए। जब रीवैल्यूएशन मॉडल से एक कंपनी अपनी एसेट्स की कीमत बढ़ाकर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कागज पर इतना मजबूत दिखा सकती है, तो क्या यह हमेशा कंपनी की असली परफॉर्मेंस को दर्शाता है? बहुत गहरा सवाल है। या ये मैनेजमेंट द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिर्फ बेहतर दिखाने का एक तरीका भी हो सकता है, ताकि लोन आसानी से मिल जाए या शेयर की कीमत बढ़ जाए? इस पर सोचने से हमें इन स्टैंडर्ड्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की गहरी समझ मिलेगी।